स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का जो रेलवे का ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है, उसका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हम 21 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 20 तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस एसके जा वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इन सभी का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मुगल काल के एक वास्तुकार थे। वास्तुकार कौन थे? तो देखिए, उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे मुगल काल के एक वास्तुकार थे। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तानसेन के संगीत से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था। ठीक है, तानसेन जी को तानसेन के संगीत से प्रसन्न होकर अकबर शामिल किया था। अगर हम अबुल हसन की बात करें तो अबुल हसन गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का 8वां और अंतिम क्या थे, सुल्तान थे। ठीक है, नेक्स्ट, उस सूफी संत का नाम बताइए जो मुगल शहंशाह अकबर से संबंधित है। तो देखिए, शेख सलीम चिश्ती मुगल शाह अकबर से संबंधित थे। शेख सलीम चिश्ती जो थे मुगल शाह शहंशाह अकबर से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा किया गया। ठीक है, और शेख फरीद पंजाब क्षेत्र में एक सूफी संत थे। शेख फरीद जो थे वो पंजाब क्षेत्र में एक सूफी संत थे और हजरत निजामुद्दीन चिश्ती घराने के चौथे संत थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौता के बाद बंद हो गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था गांधी इरविन समझौता के बाद ये बंद हुआ था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पूना समझौता की बात की जाए, ये एनटीपीसी में पूछा गया है। पूना समझौता जो था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में काम करती है। तो भारत में न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र रूप से काम करती है, किसी की देखरेख में काम नहीं करती है, वो अपना काम खुद करती है स्वतंत्र रूप में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस राज्य में स्थित है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा नदी जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंदाकिनी जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, तो ये आपका गोदावरी नदी महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी कहलाती है। तो भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है, भूसंधि कहलाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ था? तो बाघ परियोजना जो आरंभ हुआ था ये 1973 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो राणा प्रताप सागर जो है जल विद्युत से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाबार्ड डैश के विकास से संबंधित है। तो नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, आयकर कौन लगाता है? तो आयकर जो है केंद्र सरकार लगाती है, यानी कि इनकम टैक्स केंद्र सरकार लगाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयकर जो है किसी व्यक्ति की वार्षिक आय पे, यानी आपका जितना भी एक साल का कमाई होता है उस पर वार्षिक आय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो क्या होता है, जब बल विपरीत दिशा में होता है ना, तो ऋणात्मक, जब विपरीत दिशा में होता है तभी उसको ऋणात्मक माना जाता है। तो बल किस दिशा में होगा? तो विपरीत दिशा में होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। बल जो होता है एक सदिश राशि होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो देखिए, जब भी किसी भी बंदूक से आप गोली चलाइएगा तो क्या होता है, एक गति उत्पन्न हो जाता है जो बंदूक की गोली को आगे की तरफ क्या करता है? भेजता है। तो उसमें क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा हो जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कि एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी? तो ऊर्जा हमको निकालना है, यानी कि शक्ति उसके द्वारा क्या होगी? तो पावर बराबर क्या होता है, यानी शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय होता है। तो 1000 बट्टा 2 यानी कि 500 वाट क्या हो जाएगा? इसकी ऊर्जा खपत होगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश होता है। देखिए, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होंगे जब वस्तु में क्या होगा? शून्य त्वरण होगा। जब शून्य त्वरण होगा तो बस तत्कालिक वेग और औसत वेग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? अब देखिए, यहाँ पे टी हमको कितना दिया है? टी हमको 5 सेकंड दिया है। इसका त्वरण यानी कि ए कितना दिया है? 1 मीटर पर सेकंड दिया है। प्रारंभिक वेग कितना दिया है? यानी कि यू का मान कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकंड। और अंतिम वेग यानी कि भी का मान कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, अंतिम वेग और फाइनल वेग, अगर वेग में परिवर्तन अगर हम देखें तो वेग में परिवर्तन अगर देखेंगे, यानी अगर u देखें तो v2 माइनस v1 होगा। ये क्या होगा? v2 माइनस v1 यानी कि 10 माइनस 5 यानी कि 5। तो एक फार्मूला होता है दूरी ज्ञात करने के लिए, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। ये क्या होता है? गति के द्वितीय नियम होता है। अब देखिए, u हमारा कितना दिया है? 5 दिया है। तो u कितना हो जाएगा? 5। और t हमारा यहाँ 5 दिया है तो 5 प्लस 1/2। त्वरण कितना दिया है? 1। और समय दिया है 5, तो 5 का ये स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 25/2 और ये 25, यानी कि 25 प्लस 25/2 यानी कि 25/2 यानी कि 12.5 यानी कि 37.5 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो उनके द्रव्यमान के योग पे निर्भर नहीं करता। क्या होता है? जब भी ब्रह्मांड में जब दो गुरुत्व, मान लीजिए एक m1 हो और m2 हो, तो इनके बीच की दूरी अगर निकालते हैं तो बीच की दूरी क्या होता है? F बराबर g m1 m2/r²। तो दूरी r होता है। तो किस पे निर्भर नहीं करता है? तो उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, थोड़ा सा इसे छोटा करना होगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कथन गलत बताना है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाता है। यदि ये तो सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरता है। ये भी बात सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु नहीं तैरेगा। यही गलत है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है और पानी का घनत्व 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो ऐसे मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा?
अब देखिए अपेक्षित घनत्व क्या होगा चांदी का, तो अपेक्षित घनत्व होता है घनत्व बट्टा पानी का घनत्व। तो चांदी का घनत्व कितना है, तो चांदी का घनत्व 10.8 इंटू 10⁻³ बट्टे में पानी का घनत्व कितना है 10.3, 3 कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 10⁸ सॉरी अपेक्षित घनत्व कितना है 10⁸ है। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10⁸ है, तो ये हो जाइए चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना है 10⁸। तो चांदी का अपेक्षित घनत्व 10⁸ और पानी का घनत्व कितना है 10⁻3, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁸ गुना 10⁻⁻3। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या होता है, तो द्रव और गैसों में ताप का जो मुख्य कारण होता है वो संवहन होता है। तो ऑप्शन ए बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल क्या कहलाता है। तो ध्वनि के संचरण के दौरान जो होता है उच्च घनत्व का क्षेत्र जो होता है उसे संपीड़न कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकेंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर करने दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आवृत्ति बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है n लैम्डा होता है, यानी कि f लैम्डा यहाँ होगा, यानी कि आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। अब देखिए यहाँ पे v हमारे पास कितना दिया है 340 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ लैम्डा का मान हमारे पास 2 सेंटीमीटर दिया है, लैम्डा का मान अगर 2 सेंटीमीटर दिया है, अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 0.02 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम v का मान 340 यहाँ रख दें, ठीक है, और यहाँ पे f का मान हमको निकालना, क्या तरंग की आवृत्ति निकालना है, यानी कि f निकालना है, f गुना 0.2, लैम्डा का मान 0.02 है, तो f का मान क्या हो जाएगा, f का मान हो जाएगा 340 बट्टा 0.02। अब देखिए ऊपर नीचे 100 से गुना कर देंगे, अगर ऊपर 100 से गुना कर देंगे तो नीचे 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 17 दूनी 34, यानी कि 17,000 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विमान दर्पण के लिए छवि है। एक विमान दर्पण के लिए आभासी और पार्श्व उल्टा, यानी कि आभासी होगा और पार्श्व उल्टा होगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जब दर्पण से निकलने वाला प्रकाश किरणें अपसारित होती हैं तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को प्रकाश में आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, अगर आभासी प्रतिबिंब उस बिंदु पर स्थित होता है जहाँ पर प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं तो क्या करती हैं, वहाँ पे प्रतीत हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV बराबर nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। तो ये आइडियल गैस के लिए PV बराबर nRT होता है, यानी कि आदर्श गैस के लिए होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी तत्व की संयोजकता शक्ति क्षमता क्या कहलाती है। तो किसी भी तत्व की संयोजक शक्ति क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी अम्ल में समान रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो सभी अम्ल में समान रूप से पाया जाने वाला तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से विषम की पहचान करें, यानी कि विषम की पहचान करना है। अब देखिए सोडियम यहाँ पे विषम संख्या कौन हो जाएगा, तो ये जो है NaOH, COOH और NH4OH जो है ये सब क्या है, बेसिक नेचर का है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का है। और ZnOH2 जो है ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो सबसे डिफरेंस कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उभयधर्मी प्रकृति का कौन होता है, अभी हमने देखा है ZnO क्या होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। तो डिमित्री मेंडलीफ ने
रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार किया था। क्या किया था? रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को तैयार किया था। तो ऑप्शन डी के बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 19वीं शताब्दी में ये रूस के वैज्ञानिक डिमित्री मेंडलीफ ने तत्वों तथा उनके यौगिक के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक नियम को प्रस्तुत किया था, जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में शामिल नहीं किया गया है पूछ रहे हैं। तो आवर्त सारणी में यानी कि आवर्त एक में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि पहला आवर्त में धातु शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व सम्मिलित हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो 18 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा परमाणु व्यास किसमें होता है? तो ये आयोडीन में होता है, यानी कि आयोडीन का परमाणु व्यास सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो देखिए बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता और विकासवादी जो इतिहास है उनके फाइनोलॉजी को की स्थापना पर आधार और जीव का वर्गीकरण ही ये आपका क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? फाइनोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मूलतः जो है जीव जंतुओं के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान भी हम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी उत्तक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो पौधे का जो हिस्सा होता है ये जाइलम जो होता है, पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन उत्तक होता है जो पौधों में पानी और खनिज के परिवहन को क्या करता है? सक्षम बनाता है। तो जाइलम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खादों को प्रवाह करना। तो क्या हो जाएगा? खादों का प्रवाह करना पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आनुवंशिक लक्षणों के जिन समूहों को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिक लक्षणों के जिन समूह को जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस जो होता है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो बाबर नाम का क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। यह मिसाइल जो है 450 किलोमीटर दूर तक मतलब लक्ष्य को मारने में क्या है? सक्षम है। ठीक है, इससे पहले पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का भी सफल परीक्षण किया तथा फरवरी 2021 में ही परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का भी प्रशिक्षण का लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अभ्यास किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स जो है अभ्यास किया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय नौसेना एक मेगा वॉर गेम को अंजाम दे रही है, जिसमें एक जटिल बहुआयामी प्रदर्शन में बल की लड़ाकू तत्परता का परीक्षण करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में एक विशाल भौगोलिक विस्तार में युद्धपोत, पनडुब्बी और विमान जैसे लगभग सभी परिचालन संपत्ति क्या हैं? शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के याद में मनाई जाती है? तो ये आपको सरोजनी नायडू के याद में मनाई जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी के लेखक कौन हैं? तो इस बुक के लेखक हैं आर.पी. गुप्ता। तो
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।